लिखे नया टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हमने अभी तक जो कुछ भी ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ किया या पढ़ा या समझा उन सब को एक जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करके और लॉ के फॉर्म में 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं। तो कुल 4 लॉ हैं, लिखिए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आर, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आर, पॉइंट नंबर 1, लॉ नंबर 1 है, मतलब जो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं। फॉर अ गिवन सब्सटेंस there is minimum frequency of incident light. For a given substance there is minimum frequency of incident light called threshold frequency mu naught, called threshold frequency mu naught, called threshold frequency mu naught, below which no photoelectric emission takes place, below which no photoelectric emission takes place whatsoever be the intensity of incident light, whatsoever be the intensity of incident light। जो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास से निकालने वाला, याद है? कहा था ना कि कोई छोटा बच्चा चाहे कितना भी चिकर के आपको बोल दे, आप क्लास से बाहर नहीं निकले। पॉइंट नंबर 2 यानी लॉ नंबर 2, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, the number of photoelectron emitted per second, that is photoelectric current by a substance is directly proportional to the intensity of incident light, is directly proportional to the intensity of incident light, is directly proportional to the intensity of incident light, provided the frequency of incident light is greater than threshold frequency, provided the frequency of incident light is greater than threshold frequency, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी के ऊपर। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट का सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन है, दैट इज व्हाट? इंटेंसिटी। इसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट जब कभी भी ये फिनोमेना होगा तो जो म्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए म्यू नॉट से, तभी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली किसके बारे में बात करता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस एक कंडीशन है कि जो आपका इनकमिंग रेडिएशन होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, the maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency, is directly proportional to frequency, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी से।
आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोवाइडेड इसी पार्ट, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency. इसको इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। काइनेटिक एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ photoelectric emission is instantaneous in nature. The process of photoelectric emission is instantaneous in nature. जिस क्षण पर उस मेटालिक प्लेट पर लाइट आके टकराया, उसी क्षण पर वहां पर क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जो टाइम गैप है वो 10⁻⁹ सेकेंड्स का है, लिख लीजिए। द टाइम लैप्स between the striking of photon, the time lapse between the striking of photon and emission of electron is 10⁻⁹ seconds. Is 10⁻⁹ seconds. Is 10⁻⁹ seconds. तो ये सब कुछ बातों से हमें ये पता चला कि इसमें वेव नेचर, प्योरली वेव नेचर तो नहीं है, इसमें 100% वेव नेचर तो नहीं। तो अब पार्टिकल नेचर तो है पर वेव नेचर नहीं है। अब इसमें आइंस्टाइन अपना एक नया एंगल लेकर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसमें पार्टिकल नेचर भी है और देखो वेव नेचर भी है। ये वेव पूरा नहीं है इसलिए वेव थ्योरी में नहीं जाएगा, ये पार्टिकल पूरा नहीं इसलिए पार्टिकल थ्योरी में नहीं जाएगा। तो एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स में जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही नेचर पाए जाते हैं। ये बात समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आइंस्टाइन। तो हेडिंग आ रही है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स EINES, आइंस्टाइन का स्पेलिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन भी कोई पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे पिछले ही क्लास मैंने आपको बताया था कि 100 जूल एनर्जी आके टकराएगी तो उसमें से 30 जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और 70 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चला जाएगा। तो लिखिए Einstein proposed a theory in 1905. Einstein proposed a theory in 1905 based upon Leonard's qualitative observation. Einstein proposed a theory in 1905 based upon Leonard's qualitative observation and Planck's hypothesis of quanta. Planck's hypothesis of quanta to explain photoelectric effect. To explain photoelectric effect. तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी जो बनाई वो प्लैंक और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाया। आगे लिखिए Planck postulated that all electromagnetic wave including light, all electromagnetic wave including light, all electromagnetic wave
including light, is called quanta or photon, which is bundle of energy. Quanta or photon, which is bundle of energy. Quanta means packet of energy, packet या bundle of energy, bundle of energy, क्वेंटा और बंडल ऑफ एनर्जी। और इसको उन्होंने किससे डिनोट किया? E इज इक्वल टू, उन्होंने ऐसे नहीं बताया, उन्होंने बताया E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड उसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इज इक्वल टू में बदला तो E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? H म्यू के बराबर आया, और ये E इज इक्वल टू H म्यू फॉर्मूला उन्होंने दिया। यही वो एनर्जी है जो इनकमिंग रेडिएशन के फॉर्म में मेटल से आके क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। यही वो एनर्जी है। तो ये जो थ्योरी था ये किसने दिया था? ये प्लैंक ने दिया था। उसी के आधार पर आइंस्टाइन ने इक्वेशन लिखी। अब क्या लिखा देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, राइट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h mu falls on the metal surface, according to Einstein, when photon of energy h mu falls on the metal surface, when the photon of energy h mu falls on the metal surface, the energy of photon is used in two ways. The energy of photon is used in two ways. The energy of photon is used in two ways. What are the two ways in which this energy is used? ये लाइट जैसे ही आके किसके ऊपर टकराया? इस मेटल सरफेस के ऊपर टकराया, यहां से इलेक्ट्रॉन पहले क्या हुआ? बाहर निकला और उसके बाद भागने लगा। तो फर्स्ट पार्ट जो एनर्जी का था, इनकमिंग एनर्जी, जो कि ये E इज इक्वल टू किसके बराबर है? H म्यू के बराबर है। उसका फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो गया। फर्स्ट पार्ट किस में यूटिलाइज हुआ? वर्क फंक्शन में, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम में पहला पार्ट उसका यूज हो गया। और जो सेकेंड पार्ट था वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी जिससे वो मूव करने लगा, तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये दो पार्ट में जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो गया? यूटिलाइज होने लगा। इसको ही हम लोग को पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिखना है, राइट। पॉइंट नंबर 1 क्या क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1, राइट, पॉइंट नंबर 1, a part of photon energy is used by the electron. A part of photon energy is used. A part of photon energy is used by an electron to just overcome the surface barrier. A part of photon energy is used by an electron to just cross over the surface barrier so that it may come out of the metal surface, so that it may come out of the metal surface. This part of energy is equal to work function. This part of energy is equal to work function. This part of energy is equal to work function. Point number 2, the remaining part of photon energy, is used in giving a velocity to the emitted photoelectron. The remaining part of the photon energy is used in giving
a velocity to the emitted photoelectron, and this party velocity to the emitted photoelectron, this part of energy is equal to kinetic energy of the emitted photoelectron. This part of energy is equal to the kinetic energy of the emitted photon. और यहां से आइंस्टाइन ने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या किया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू, वो डायग्राम बना लिए थे, ये बना लिए थे ना, ये वाला, इसको बनाइए या उसको लिख रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट एनर्जी जो इनकमिंग आई है वही बाहर निकली होगी, तो जो इनकमिंग एनर्जी था वो E या h म्यू, वो एनर्जी दो ही पार्ट में यूटिलाइज हुई है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में और एक दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। दिस कैन बी रिटन एज h म्यू, दिस कैन बी रिटन एज h म्यू नॉट, एंड दिस कैन बी रिटन एज हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर, और ये भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। अब यहां से h म्यू माइनस h म्यू नॉट कैन बी रिटन एज हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर, यहां से आप हाफ m v मैक्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज h ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट, और ये जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज ओनली कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स photoelectric equation. This is only called as Einstein photoelectric equation. This is only called as Einstein's photoelectric equation. इस इक्वेशन को क्या नाम से जानते हैं? Einstein's E-I-N-S-T-E-I-N Einstein's photoelectric equation. इस इक्वेशन को ही आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिखिए। डन? पूरा पीछे वाला हो गया, लास्ट वाला ये वाला लिख लिए, ये डायग्राम बना लिए थे, ये बना लिए तो लिखिए। और यहां से जब आपने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू माने फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कैसा बना? इस इक्वेशन से तो स्ट्रेट लाइन ही बना है, वही बना लीजिए। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, पर ये स्टार्ट होता है एक सर्टेन पॉइंट से जिसकी वैल्यू म्यू नॉट होती है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line which originates from threshold frequency mu naught, from threshold frequency mu naught। इसके ऊपर ज्यादातर देखिएगा एग्जाम्स में पैसेज बोलता है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, वही इसके ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। अलग अलग कंडीशन दे देगा, आपसे ग्राफ पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, यही सब ज्यादा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा जाता है। डन? राइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन, पार्टिकल नेचर। अब हमें ये बात पता चल गई। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज और था, वो बात मैं बोलना भूल गया, कैसे इसको क्वांटम मॉडल के साथ जोड़ा गया वो आप देखिए। क्वांटम मॉडल के साथ कैसे जोड़ा गया? ये लाइट है जो यहाँ पर आकर टकरा रही है, वो लाइट है, या जिसको हमने क्या कहा, फोटोन कहा।
और उसकी एनर्जी में फ्रीक्वेंसी का टर्म आया है। क्या आया है? फ्रीक्वेंसी का टर्म आया है। और जब ये यहाँ से आकर टकराया है और टकरा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो कि 12mv² के बराबर है, मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पार्टिकल नेचर होने का एक संकेत दे रहा है, क्योंकि उसके पास मास है और स्पीड है। मास होने की वजह से उसमें पार्टिकल नेचर देखा जा रहा है, और जो आकर टकराया है फोटोन उसमें कोई ऐसा मास नेचर नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है। तो इसको दोनों को मिलाकर ऐसा मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वेव और जो पार्टिकल है दोनों का मिश्रण है। तो इसी के आधार पर इस इक्वेशन में भी आप देखिएगा एक तरफ काइनेटिक एनर्जी रखा गया है और एक तरफ सारा वेवलेंथ का टर्म रखा गया, दिखाई दे रहा है। तो ये वेवलेंथ का टर्म रखने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं मतलब वेव की बात कर रहे हैं, और इस तरफ आप पार्टिकल नेचर यानी 12mv² यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टिकल को आप रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? वेव के साथ। तो अब जो साइंटिस्ट मतलब जब आइंस्टाइन ने ये सब बातें कह दी, उसके बाद लोगों ने एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप किया और उसके आधार पर अब कह रहे हैं कि जो फोटोन है यानी जो लाइट है वो दोनों नेचर की तरह बिहेव करता है, वो पार्टिकल नेचर भी पोजेस करता है और वेव नेचर भी। तो अब हम लोग जो हेडिंग डाल रहे हैं दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कॉल्ड एज फोटोन। तो फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज फोटोन, दैट इज फोटोन। अब हम लोग ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ये जो फोटोन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसमें पार्टिकल नेचर है, फिर थोड़ी देर बाद ये एस्टैब्लिश करेंगे कि वो जो फोटोन है उसमें वेव नेचर है, और फिर ये एस्टैब्लिश कर देंगे इसमें दोनों ही नेचर पाया जाता है। तो लिखिए फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, diffraction and polarization explain wave nature of radiation. Phenomena like interference, diffraction and polarization explained wave nature of radiation, whereas phenomena such as photoelectric effect, Compton effect, wave nature of radiation, whereas phenomena like photoelectric effect, Compton effect, Compton C-O-M-P-T-O-N, Compton effect, reflection, refraction, dispersion successfully explain particle nature of radiation. Successfully explain particle nature of radiation. Particle nature of radiation. Full stop. When radiation interacts with matter, full stop. When radiation interacts with matter to cause emission of electron, when radiation मतलब वेव नेचर, लाइट को हमने क्या माना, फोटोन को क्या मान रहे हैं, वेव नेचर मान रहे हैं। पर जब वो मेटल सरफेस पर टकराया है और टकरा के किसी पार्टिकल को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस पास मास भी है वेलोसिटी भी है, पार्टिकल को निकाल रहा है, तो मतलब कह रहे हैं टकराने के वक्त पर वो सेम फोटोन किसकी तरह बिहेव करने लग गया, पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गया। वेयर उससे पहले तक कैसे बिहेव कर रहा था, वेव की तरह बिहेव कर रहा था। यही जस्टिफाई कर रहे हैं। When radiation interacts with matter to cause emission of electron, when radiation interacts with matter to cause emission of electron, the radiation behaves as if it is made up of particle called photon, as if it is made up of particle called photon. Thus dual nature of radiation was established. Thus dual nature of radiation was established. और यहां से डुअलिटी के बारे में हमें पता चला। Dual nature of radiation was established. That is,
the radiation possess both particle as well as wave nature. That is, the radiation possess both particle as well as wave nature. तो यहां से हमें क्या पता चला, ये जो रेडिएशन है, it possess both particle as well as वेव नेचर. ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा. E इज इक्वल टू एच म्यू. जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं तो म्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें कौन सा नेचर है, वेव नेचर है. और यही फोटोन जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर है, जब मेटल सरफेस पर टकराई है तो इसने एक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या कर दिया, बाहर निकाला, और इससे पता चला इसमें कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है. और इस हिसाब से इसके पास बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर पाए. हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. तो कुछ फोटोन की प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोगों को लिख लेना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, राइट. अ फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अ फोटोन ट्रेवल्स with speed of light in vacuum. और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब ये इसकी पार्टिकल नेचर को दर्शाता है कि वेव नेचर को दर्शाता है, ये वेव नेचर को दर्शा रहा है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रैवल इन द स्पीड ऑफ लाइट ओनली, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. अब देखिए मास दो प्रकार का होता है, एक होता है रेस्ट मास, एक होता है मूविंग मास. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0. पॉइंट नंबर 2 है कि रेस्ट मास उसका क्या होता है, 0 के बराबर. व्हाट इज रेस्ट मास? आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिए. इट मींस द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. इट मींस द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. इट मींस द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. और मास जो है, मतलब मूविंग मास जो है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं m = m0 √1 - v²/c². इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल कई बार देखने को मिलता है कि रेस्ट मास आपको दिया रहेगा, आपसे मूविंग मास कहेगा निकालने के लिए. फॉर्मूला है 1 - v²/c², where v is the velocity of particle at any time, c is the speed of light, and m = m0. ठीक है. मान लीजिए थोड़ी देर तक कि आपका जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है. व्हेन इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी c² हो गया. c²/c² 1 1 - 1 0. एनीथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट. तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट 1 - 0 तो 1 हो गया. -1 हो रहा है तो 0. अच्छा 1 - 1 हो गया. 1 - 1 0 एंड एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी. तो जो मूविंग मास आया वो इनफाइनाइट आया, यानी मास उसका इंफिनिटी जैसा. इंफिनिटी जैसा मतलब बहुत काफी बड़ा, इतना बड़ा कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. और इसलिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E = mc². क्या जब कोई मास है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. पता है ना उसने. तो यहाँ से, और जब आप बात कर रहे हैं कि भाई ये इसका m0 जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी वो रेस्ट पर है. रेस्ट पर मतलब ये 0, ये 0 मतलब ये कौन कहाँ चला गया, ये 0 मतलब ये क्वांटिटी 0. 1 - 0 इज 1, m0/1 इज m0 एंड m0 = m. तो मूविंग मास = किसके बराबर हो जाएगा, रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा. तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी. तो ये फॉर्मूला कई बार यूज में आता है, वे लिख दीजिए. वेयर m0 इज रेस्ट मास, m इज मूविंग मास, v इज वेलोसिटी ऑफ
photon, and c is speed of light in vacuum. बढ़े आगे. Property number 3, the kinetic energy बोल रहा हूं, the kinetic mass of photon, the kinetic मतलब moving mass, the kinetic mass of photon is equal to m is equal to, फॉर्मूला है E by c square, और E के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, h mu by c square, और इस mu की जगह आप क्या लिख सकते हैं, c by lambda, h into c by c square into lambda, that is m is equal to h c by lambda. आया, ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक मास का या मूविंग मास का. म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, पक्का. पता नहीं. एक्सप्रेशन लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी से सी कट गया, एच इज इक्वल, ठीक. नंबर प्रॉपर्टी 4, नंबर प्रॉपर्टी 4, राइट. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोर्थ प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर, E is equal to h mu, that is equal to h c by lambda, और h की वैल्यू क्या है, 6.64 into 10 raised by minus 11 minus 34 joule second, it is joule second. अब एक और एनर्जी का इक्वेशन जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो इसी जगह पर लिख लीजिए. सारी वैल्यूज को जो आप पुट करेंगे, ये आता है 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये जो आप आंसर लाएंगे ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख लीजिए. अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, ये फॉर्मूला एनर्जी का डायरेक्ट काम आ जाता है, जहां पर लैम्डा जो है वो आप नैनोमीटर में लेंगे, इट विल बी टेकन इन नैनोमीटर, ये ध्यान रखना है. तो ये फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा सॉल्व करने के. प्रॉपर्टी नंबर 5, फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जैसे ही फोटोन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन कह दिया, इसका क्या मतलब हो गया, ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है. स्ट्रेट लाइन मतलब पार्टिकल नेचर, क्योंकि वेव होता तब तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता. प्रॉपर्टी नंबर 6, फोटोन डू नॉट हैव एनी चार्ज, फोटोन डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है. दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. और यही कारण है कि लाइट इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, लाइट में कोई चार्ज नहीं है. नेक्स्ट, फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब चूंकि चार्ज नहीं है तो फोटोन्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है. फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड पॉइंट नंबर 8, photon may show diffraction. Photons may show diffraction of light. Diffraction अभी आप नहीं पढ़े हैं, वेव में पढ़ेंगे diffraction of light। तो ये diffraction of light दिखाएगा मतलब वेव नेचर पोजेस कर रहा है। तो इस तरह से लाइट और वेव दोनों की कहानी आपने लिख ली। डन। हेडिंग डालिए। तुम इंजीनियर बनोगे क्या यार, हमेशा स्केल से तुम कुछ ड्रॉ करते रहते हो। तुम तो बायो लिए हो ना, बायो में तो कुछ भी रेगुलर नहीं है। बायो में तो हार्ट हुआ कि किडनी हुआ कि सब तो इरेगुलर शेप है, उसमें तो फ्री हैंड डायग्राम चाहिए। तुम स्केल लेके क्या करते हो? लाइन ऑफ बाउंड्री बाउंड्री किसका? कॉपी का बाउंड्री बना रहे हो? टॉपिक का बाउंड्री। अरे तुम वो पता है ना, तुम बाउंड्री लाइन पे ही खड़े हो, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर इस साल भी अगर इधर ही रह गए गड़बड़ हो जाएगा। वेव नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग डालिए वेव नेचर ऑफ मैटर। और ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक। अभी हमने देखा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, अब लिख रहे हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। और इसको लिखने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डी ब्रोगली, DBROGLIE, और उसी को वेव, डी ब्रोगली वेव। तो ये जो डी ब्रोगली वेव है, इसको सीखते हैं क्या कहता है डी ब्रोगली वेव, राइट। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल आर नोन एज, the wave associated with moving particle is known as de Broglie wave or matter wave. De Broglie wave or matter wave. According to a French physicist, Louis de Broglie, LOUIS, Louis de Broglie, French physicist Louis de Broglie, a moving particle can associate with a wave. A moving particle can associate with a wave. That is, a wave can guide the motion of particle. That is, a wave can guide the motion of particle. Heading डालिए de Broglie relation. De Broglie relation, guide the motion of particle. Heading डालिए de Broglie relation, de Broglie's relation. देखिए E is equal to h mu, किसने दिया? प्लैंक। E is equal to mc स्क्वायर, किसने दिया? आइंस्टाइन। दोनों एनर्जी है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा hc is equal to h mu is equal to mc स्क्वायर, hc by lambda is equal to mc स्क्वायर, एक c से एक c कट गया, लैम्डा को ऊपर ले गए और mc वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, mc मतलब मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, उसको हमने क्या कर लिया, एक जगह पर नीचे ले आया। और ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें आप देखेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की जगह पे आप थोड़ा और अच्छे से सोचें तो मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। और इस प्रकार से ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जहां पे लैम्डा मींस वेवलेंथ, लैम्डा मींस वेवलेंथ और वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद वेव, तो ये वेव नेचर दर्शाएगा। और मोमेंटम, ये मोमेंटम है, मोमेंटम तो हमेशा पार्टिकल्स के पास होता है, ये इसका क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है। यानी एक ही पर्टिकुलर चीज के पास बोथ नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h/mv किसी भी xyz पार्टिकल के लिए। और अगर रेडियो एक्टिव सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी h लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। और किसी भी xyz पार्टिकल के लिए क्या आएगा, किसी भी xyz पार्टिकल यानी कोई भी दूसरे, ये मास इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और जहां पर भी मास इनटू वेलोसिटी है मतलब कहीं ना कहीं ये डुअल नेचर पोजेस करता है, ये डुअल नेचर पोजेस करता है। ठीक है, यहां तक लिख लिए, राइट। कंक्लूजन, तो अब हमने पूरे चैप्टर को क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। वो किसके मदद से, डी ब्रोगली की इक्वेशन की मदद से। तो अच्छा, ये जो लैम्डा है इसको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो लैम्डा है इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बोलते हैं इसको। और वो जो इक्वेशन लिखवाई थी ना लैम्डा इज इक्वल टू ये, इसको डी ब्रोगलीज इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ब्रोगलीज इक्वेशन। ये डी ब्रोगलीज इक्वेशन है और ये जो लैम्डा है वो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है। डन। इसके नीचे अब हम लोग कंक्लूड कर, कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूड किए। पहली बात जो हमने कंक्लूड की वो क्या है, लिखिए, राइट। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दिख भी रहा है, वेलोसिटी पार्टिकल नेचर, लैम्डा वेव नेचर। That is, if a particle moves faster, if a particle moves faster, the wavelength of wave associated with it is small. If a particle moves faster, if a particle moves faster, the wavelength associated with it is small. चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होगा। और हम लोग बहुत तेज नहीं भाग सकते, तो हम लोग से जो वेवलेंथ निकलेगा वो क्या होगा, काफी बड़ा होगा। अगर हम लोग भी बहुत तेज भागने लग जाएंगे तो हमसे भी जो वेवलेंथ निकलेगी वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। यहाँ भी सेम लॉजिक है, अगर किसी का मास ज्यादा है तो उससे जो वेवलेंथ निकलता है वो रिलेटिवली छोटा निकलेगा। तो दैट इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव ड्यू टू हेवी पार्टिकल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लाइटर पार्टिकल। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ड्यू टू हेवी पार्टिकल इज स्मॉलर देन दैट ड्यू टू लाइटर पार्टिकल। Next, de Broglie wave is independent of charge. De Broglie wave is independent of charge. De Broglie wave lambda is independent of charge. तो इसमें भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, point number 4, de Broglie waves are not electromagnetic in nature. De Broglie waves are not electromagnetic in
नेचर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है मतलब ये वेव नेचर पूरा वेव नेचर शो नहीं करता है। डन। इस प्रकार से हमने इसका वेव नेचर भी क्या किया, समझ लिया, और यहाँ से हमें डुअलिटी के बारे में समझ में आ गया। डन। इससे हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोगों का काम है कि जितने इक्वेशंस हमने डी ब्रोगली के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल आप अपने से कर लीजिएगा। जो डी ब्रोगली का इक्वेशन लिखा ना, इज इक्वल टू एच सी बाई ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम, इसके ऊपर आप अपने से कुछ न्यूमेरिकल करिएगा, इससे ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दैट इज 14 नंबर चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। वो हम लोगों को 3 अगर 2-1.5 घंटे की क्लास हुई तो 4 क्लास में वो चैप्टर 6 घंटा लगता है पूरे को। अगर 1-1 घंटा हुआ तो 6 दिन और 1.5 घंटा हुआ तो 4 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इससे आपका मॉडर्न फिजिक्स लगभग, और वो एटम और न्यूक्लियाई 1-1 दिन का चैप्टर है, वो 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा, एक दिन एटम एक दिन न्यूक्लियाई, तो 1.5 घंटा में वो खत्म हो जाता है। इस तरह से पूरा मॉडर्न खत्म हो गया। तब सिर्फ 2 चैप्टर रह जाता अपना, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। हमारे पास समय है, मैं नवंबर टारगेट लेके चल रहा हूँ 30 तारीख, नवंबर 30 से पहले मैं आपका फिजिक्स कंप्लीट कर दूंगा। और रह गई ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक को हम लोग दुर्गा पूजा जैसे ही समाप्त होता है हम लोग ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रेच में स्टार्ट करके एक स्ट्रेच में पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड